गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ, अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड और अपरेंट हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखिए अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। देखिए इसमें तीन ही टॉपिक करने हैं। पहला तो ये हमको जानना है द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू each other। पहला यही है कि इंसिडेंट रे जो होगा और इमर्जेंट रे जो होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। प्रूफ एकदम आसान है, देख लीजिए, ज़्यादा टाइम इस पर इलैप्स नहीं करना है हमें। ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर एक रे ऐसे आता है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। आपको पता है हवा से ग्लास में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो कैसे डिविएट होगा? नॉर्मल की तरफ हो जाता है डिविएट। ये इसका असली रास्ता है, ये नॉर्मल की तरफ डिविएट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। नो डाउट ये आर तो ये भी आर होगा बाय अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे तो इसके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। अब ये फिर से डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। ये म्यू है तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ at point P we have 1 into sin I equal to mu into sin R। कोई दिक्कत तो नहीं है? Again apply Snell's law at point Q। Again apply Snell's law at point Q। We have mu sin R इक्वल टू 1 इंटू साइन E। अब क्या कीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। देखिए म्यू साइन आर यहाँ साइन आई के बराबर था और म्यू साइन आर यहाँ साइन ई के बराबर है, तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू साइन ई, हेंस आई इक्वल टू ई। जब आई इक्वल टू ई हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल आपस में पैरेलल है तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे भी आपस में पैरेलल होंगे। बस यही बताना था। ये आप 10th में ही पढ़े होंगे पहले से कि ग्लास स्लैब के केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये मैंने बात ये प्रूफ की, ठीक है। वही पहला पॉइंट यही था। 3 बात हमको टोटल इसके बारे में बताने हैं। 3 में से पहला एकदम सिंपल है जो मैंने बता दिया है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा, गिवन दैट इधर का मीडियम और इधर का मीडियम सेम होना चाहिए। इधर एयर है तो इधर भी एयर रहना चाहिए, इधर पानी है तो इधर ही पानी रहना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहना चाहिए, ठीक है। ये था पहला पॉइंट, नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये याद ही रखना है, प्रूफ समझो या ना समझो याद रखना है। ये प्रूफ कोई पूछने ना जा रहा है, ठीक है। बस इतना याद रख लो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा। चलिए दूसरा पॉइंट बताते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पहले समझ लीजिए टर्म क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तो है, लेकिन दोनों का पाथ सेम नहीं है, यानी लाइन ऑफ प्रोपगेशन सेम नहीं है। इसका ओरिजिनल पाथ ऐसा था इंसिडेंट रे का और इमर्जेंट रे का पाथ ये है।
तो पाथ, दोनों के पाथ के बीच में जो गैप है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इसको पहले मिटा लें। चलिए देखिए, एक ग्लास स्लैब ड्रॉ कीजिए ऐसे। एक रे को ऐसे ले जाइए, इसका पाथ दिखाइए आप, ऐसा था। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेंसर की ओर चला जाएगा ऐसे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। फिर आप यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये भी r के बराबर होगा। और आपको पता है कि फिर ये ऐसे निकल जाएगा। न्यूमेरिकली आप जानते हैं ये I के बराबर होगा। ये जो D है, सॉरी, यहाँ से आप जो ड्रॉ कीजिएगा ये कहलाएगा D इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे and the refracted ray is known as lateral displacement and we have to calculate expression for lateral displacement। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दे दिया है, थिकनेस इसका टी दे दिया है। तो आपको बताना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ज्योमेट्री है, जो भी है ये ज्योमेट्री है। ठीक ना, ज्योमेट्री आप पकड़ लेते हैं अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप सॉल्व करते रहो, बनाते रहो, कुछ समझ में ना आना है। देख लीजिए, सबसे पहले बात ये थिकनेस टी के बराबर होगा, है ना। ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये पॉइंट सी मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट डी मान लीजिए आप। हाँ, तो हमें ए सी का थिकनेस पता है, टी के बराबर है। ठीक है ना, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा, म्यू दिया हुआ है, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल जाएगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अब ये एंगल हमको आर पता है, ये पता है, तो क्या हम ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ए बी इक्वल टू लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी इक्वल टू क्या होगा जी? ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी बाय कॉस आर, क्योंकि कॉस आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस आर हो जाएगा बेस, यानी ए सी बाई ए बी। ठीक है, हैंस ए बी इक्वल टू ए सी बाई कॉस आर, यानी कि ए बी जो हो जाएगा, ए सी का वैल्यू टी है, ये कॉस आर के बराबर होगा। ये पहली बात हो गई, ए बी कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद इस ट्रायंगल में आइए, पहले बात ध्यान देखिए आप, पहले हमको ए बी कैलकुलेट करना था, खुद से कैलकुलेट करना है ट्रिगोनोमेट्री यूज करके। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए ए डी बी में, हमें क्या कैलकुलेट करना है जी? ये टोटल एंगल आई था, ये हो जाएगा आई माइनस आर। तो इस एंगल के लिए आई माइनस आर के लिए परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो क्या यूज करेंगे? साइन यूज करेंगे। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय ए बी, और साइन आई माइनस आर इक्वल टू डी बी क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ए बी क्या है जी? ए बी की वैल्यू है टी बाई कॉस आर, कॉस आर, यानी कि साइन
आई माइनस आर इक्वल टू डी कॉस आर बाई टी। हमें कैलकुलेट क्या करना है जी, डी ना, तो डी हो जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। और आई आपको दिया रहेगा और आर कैसे कैलकुलेट करना है, स्नेल्स लॉ यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पर हम उतना पुट ना करने जाएंगे, आर की वैल्यू स्नेल्स लॉ के टर्म में क्या होगा कि और कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्म में रहने दीजिए, आई आपको दिया हुआ रहेगा, आर निकालना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ ही रहेगा, स्नेल्स लॉ यूज करके आर कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन सिंप्लीफाई, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दो ही ट्रायंगल मैंने लिया है, एक बार ट्रायंगल लिया मैंने एसीबी या एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिया एबीडी, ठीक है। दोनों का रिलेशन यूज किया मैंने, डी कैलकुलेट हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी में स्पेशल केस आते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज, या यूं कहिए कि इफ व्हेन आई जो होना चाहिए स्मॉलर होगा, जब आई स्मॉलर देन आर भी स्मॉलर होगा, ठीक है। हेंस साइन आई माइनस आर लगभग बराबर आर और कॉस आर किसके बराबर हो जाएगा जी, साइन आई माइनस आर, आई माइनस आई और आर होगा। कारण इसका सिंस फॉर ए स्मॉलर एंगल्स साइन थीटा लगभग बराबर थीटा होता है, ठीक है। एंड कॉस आर टेंड्स टू 1, आर स्मॉलर होगा तब। हेंस डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, टी इंटू आई माइनस आर बाई 1। ये इक्वेशन मान लीजिए आप क्या, ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपको पता है स्नेल्स लॉ में क्या होता है, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, यानी कि आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आई बाई म्यू। अब आर की ये वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए, ठीक है। हेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड डी इक्वल टू जा टी इंटू आई माइनस आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, आई बाई म्यू, यानी आई कॉमन हो जाएगा तो लिखेंगे हम डी इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई म्यू। सिंप्लीफाई आप लोग खुद से कीजिएगा जी, म्यू माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी इंटू में एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तब होना है, ये एक्सप्रेशन तब होना है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉलर हो, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन ये नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा और लास्ट पॉइंट है, क्या है, ग्लास स्लैब से रिलेटेड, कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखा जाए, इधर से नॉर्मली देखा जाए ग्लास स्लैब के थ्रू, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन यानी कि इधर की ओर शिफ्ट होता हुआ मालूम पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि इधर की ओर आ गया है, ठीक है ना, थोड़ा ग्लास स्लैब की ओर आ गया है, इसको ऐसा लगेगा, ठीक है ना। इसी शिफ्टिंग को कहते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ की ओर यानी ग्लास स्लैब की ओर आता हुआ मालूम पड़ेगा, आता हुआ मालूम पर नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आ गया है, ठीक है। तो इसी शिफ्टिंग को कहा जाता है, डेल्टा एक्स को कहा जाता है ये नॉर्मल शिफ्ट। डेल्टा एक्स क्या कहा जाता है यहाँ पर, नॉर्मल शिफ्ट, और इसकी वैल्यू होती है म्यू माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब एंड टी इज द थिकनेस, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद ही रखना है, ऐसे हम प्रूफ बता रहे हैं लेकिन ये आपको याद रखना है प्रॉब्लम बनाने के लिए, ठीक है, कि जब कभी नॉर्मली किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखा जाता है ग्लास स्लैब से, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट
शिफ्ट हुआ मालूम पड़ता है बाय अ डिस्टेंस म्यू माइनस 1 बाई म्यू इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस शिफ्ट को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, बता रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। आपको एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पता है तो एपरेंट डेप्थ हम बताए थे, एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट, उसी के आधार पर हम प्रूफ करेंगे। ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस बनते हुए डायग्राम आप लोग देख लीजिए, इनफ है। प्रूफ हम उतना डिटेल में नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट में ही लिखाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। पहले इमेज फॉर्मेशन देखिए, आप सब लोग इमेज फॉर्मेशन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कीजिए, यहाँ से एक रे निकालिए। क्या होगा, आपको पता है कि ये नॉर्मल की तरफ चला जाएगा ऐसे। यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ फर्स्ट सरफेस पे, तो रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज बन जाएगा। रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज बनेगा और इसका पोजीशन आप लोकेट कीजिएगा तो देखिए समथिंग यहां पर आया, ये इमेज बना आई डैश। अब देखिए तो इस प्लेन सरफेस से डिस्टेंस क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो हम एपरेंट हाइट वाला कॉन्सेप्ट में बताए थे कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हो ऐसे, डिस्टेंस बढ़ जाए, ये एच हाइट है तो ये डिस्टेंस यदि बढ़ गया तो म्यू एच हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था एपरेंट हाइट के कॉन्सेप्ट में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। पैरेक्सियल रेंज है, यदि ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, तो नो डाउट ये हो जाएगा म्यू इंटू एक्स, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा है तो म्यू से मल्टीप्लाई। कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं पहले ही, जब एपरेंट डेप्थ एपरेंट हाइट बता रहे थे उसी समय बोल दिए थे साफ साफ कि जब भी प्लेन सरफेस से, नहीं सुने थे तो अभी भी सुन लीजिए, जब भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता हो और आपको लगे या दिखे रे डायग्राम से कि डिस्टेंस बढ़ गया है प्लेन सरफेस से, तो हमेशा म्यू से मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल डिस्टेंस का। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा लगे कि डिस्टेंस घट गया है एक्चुअल डिस्टेंस से, तो म्यू से आपको डिवाइड कर देना है, रे डायग्राम से पता चलेगा वो। ठीक है, तो यहाँ रे डायग्राम से पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस बढ़ गया है, इसीलिए हमने ये म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया इसका पोजीशन पता करने के लिए। ठीक है, अब अगेन क्या कीजिए, यहाँ पर आप लोग रिफ्रैक्शन कराइए, तो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे जाएगा और फाइनली इमेज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, यहाँ पर था, इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना, घट गया है। जब घट गया तो पता है आपको क्या करना है, जब घट गया तो म्यू से डिवाइड करना है। तो पहले ये तो पता कर लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना था, ये डिस्टेंस यहाँ से था म्यू एक्स प्लस टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, जितना भी डिस्टेंस ये है उसका 1 बाई म्यू टाइम्स, यानी म्यू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू। तो सारा मैंने कैलकुलेशन डायग्राम में ही कर दिया है। ठीक है, हम ज़्यादा करेंगे नहीं, बोल दिए थे आपको पहले ही कि हम शॉर्टकट में एकदम प्रूफ बताएंगे। तो हमें पता क्या करना है जी, ये डिस्टेंस पता करना है डेल्टा एक्स, इसी को तो नॉर्मल शिफ्ट कहेंगे, तो खुद पता कर लीजिए ये क्या होगा। डेल्टा एक्स कैसे पता करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस टी। ठीक है, और उसमें से हम ये डिस्टेंस घटा देंगे। ठीक है ना, हम x प्लस टी वाले डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा देंगे तो मिल जाएगा हमको डेल्टा एक्स। हेंस नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हेंस नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायग्राम में देखिए x प्लस टी, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं ये P है, ये Q है, यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी, नहीं ओ क्यू माइनस आई क्यू, ओ क्यू माइनस आई क्यू। ओ क्यू कितना है जी, ये है एक्स प्लस टी, और आई क्यू कितना है, आई क्यू है म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू। तो इसको आप खुद से सिंप्लीफाई ज़रा कीजिए, ये होगा, इसको तोड़िए थोड़ा, x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी बाई म्यू। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी डिस्टेंस इस पोजीशन से इंडिपेंडेंट आ रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए t माइनस टी बाई म्यू, यानी डेल्टा x जो हो जाएगा म्यू माइनस 1 बाई म्यू इंटू में t।
यही हो गया नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, जो मैंने आपको सीधे स्टेटमेंट में ही लिखवा दिया था। ठीक है, अच्छे से देखिए, पूरा मैंने डायग्राम में ही कैलकुलेशन कर रखा है, खुद से देखिए, खुद से कीजिए, तुरंत बन जाएगा। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर। चलिए, ग्लास स्लैब के बारे में यही 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, बस एक्स्ट्रा कहीं कहीं हो सकता है कि अभी तक जितना ये बात हो सकती है कि अभी मैंने जितनी भी प्रॉब्लम दी है ना, वो हवा में था ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब हवा में रखा हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थिकनेस टी, और यहाँ पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो शिफ्ट हो गया था डेल्टा एक्स क्या, म्यू माइनस 1/μ इंटू टी। बाय द वे, ये हवा में ना हो, किसी मीडियम में, सपोज पानी में रख दिया, तब शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ जो म्यू दिया हुआ है, म्यू रिलेटिव ले लेना है बस। मान लो इसको पानी में रख दिया तो म्यू रिलेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर कर देना है। इतना ही करना है, वेरिएशन और कुछ नहीं करना। ठीक है, हवा में न रह के किसी मीडियम में हो गया तो उस समय ग्लास का मीडियम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे और वहाँ पुट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन जी। ये है 3 सेंटीमीटर इसका ग्लास का थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इधर से जब कोई पर्सन दिखेगा तो ये ऑब्जेक्ट कितने से शिफ्ट होता हुआ मालूम पड़ेगा, मतलब कितने से शिफ्ट हुआ मालूम पड़ेगा। नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, निकाल सकते हैं तुरंत, कोटिंग एटिंग क्वेश्चन है। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखना है, म्यू माइनस 1/μ इंटू टी, यानी कि 1.5 माइनस 1/1.5 इंटू में कितना 3, सॉल्व हो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर इधर खिसक जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो टेबल पे रखा, टेबल पे कोई लेटर लिखा हुआ है, पेपर पड़ा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है, बोल दिया इतना ही सेंटीमीटर ग्लास स्लैब है, लेटर कितना ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ेगा, तो वही 1 सेंटीमीटर उठा हुआ मालूम पड़ेगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एकदम सिंपल था। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बनेगा तो ऐसे किसी से नहीं, हमको पता है, लेकिन कोई बहादुर अपने आप को समझते हो तो बनाकर बताओ। देखो क्या है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जी, ये जो रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है 29 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बीच में एक ग्लास स्लैब है, थिकनेस है इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, म्यू है इसका 1.5। ठीक है, फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर, 29 है जी, 31 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, फोकल लेंथ है इसका -20 सेंटीमीटर। आपको बताना है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन लिखिए, इन द फिगर शोन, बस एक लाइन का क्वेश्चन, इन द फिगर शोन फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, बताना है। यदि किसी का अच्छा खासा दिमाग चल रहा हो तो सॉल्व करके देखिए, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहां पर इस मिरर को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस मिरर को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है, आपको पता है रे इधर की ओर चलेंगी तो ये मिरर को लगेगा कि ये इधर शिफ्ट हो गया है, कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है, डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा, पिछले प्रॉब्लम में कैलकुलेट कर चुके हैं, वैसे ही करना है आपको। कितना होगा ये 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इस मिरर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ग्लास का काम था इसको शिफ्ट हुआ दिखाना,
इस मिरर को ये दिखाना कि शिफ्ट हो गया, यानी कि ये 31 पे था तो उसको ऐसा लगेगा इस मिरर को कि 30 सेंटीमीटर पे ही है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर को ऐसा लगा कि 30 सेंटीमीटर पे ही है। अब इस कॉनकेव मिरर के लिए देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, लिखेंगे फॉर दी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर लिखेंगे u इक्वल टू कितना, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, f इक्वल टू कितना, -20 सेंटीमीटर। भी कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग खुद से। ठीक है, भी आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिए यूजिंग मिरर फार्मूला। लिखिए यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। सिर्फ यहीं पर खेल खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये भी जो कैलकुलेट कीजिएगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा, याद रखिए। बताते हैं उसके बाद क्या करना है, पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए। 1/v - 1/30 = -1/20। v सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 1/30 - 1/20, यानी v आएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट था या कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो ये रे डायग्राम बनाइए आप। यहाँ से एक रे को ले चलिए, ये ऐसे गया यहाँ से, फिर ऐसे गया, ये इमेज बना 1 सेंटीमीटर का, शिफ्ट हुआ, ये यहाँ से लौटा, टकराया। टकराने के बाद क्या होगा, इमेज बनाना चाहेगा। ये कितना पे जो कैलकुलेट हुआ है, सो 60 पे। ठीक है ना, टकराने के बाद ये चाहेगा इमेज बन जाए कहाँ पे, 60 पे। ठीक है, और ये जो देखो इतना ही हाइट का नहीं है जी, हाइट इसका बहुत है। ठीक है, ये बनाएगा 60 पे, तो ये जो होगा ऐसे ऐसे ले जाएगा एक रे। नॉर्मल दिखाइए आप जल्दी से। ठीक है, ऐसे दिखाइए आप, देखिए बताते हैं। यहां से ना ये 60 पे मिलना चाह रहा था, ऐसे यहां पे ये 60 पे मिलना चाह रहा था, ऐसे। मिरर से टकराने के बाद ये रे जो है वो 60 पे मिलना चाहेगा। लेकिन देखिए मिलने से पहले क्या होगा, एक बार रिफ्लेक्शन होगा इस स्लैब से। ये 60 पर मिलने से पहले एक बार रिफ्लेक्शन होगा ना जी, तो फिर से शिफ्टिंग होगी। 2 बार शिफ्टिंग होनी है। एक बार रे जब इधर जा रहा होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा शिफ्ट 1 सेंटीमीटर से। एक बार जब रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगा तो इमेज के पोजीशन में भी शिफ्टिंग होगी, दोबारा शिफ्टिंग होगी। रे डायग्राम से हमको पता चल रहा है। और इस बार भी शिफ्टिंग कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, यानी 60 पे जो इमेज बनना था वो 60 पर ना बन के कितना हो जाएगा, बहुतों का आंसर 59 भी होगा। 59 नहीं होगा, 61 होगा। ठीक है, कारण ये हम बता चुके थे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही शिफ्टिंग होगी। तो सेकेंड बार जो शिफ्टिंग हो रही है इस स्लैब के लिए इंसिडेंट रे तो ये है, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, तो शिफ्टिंग भी इधर ही होगी। मतलब कि ये अवे फ्रॉम द मिरर होगा, और अवे फ्रॉम द मिरर मतलब 61 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। समझ गए? तो रे डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लीजिए। ये यहाँ से चाहेगा बेचारा कि हम मिल जाए कहाँ पे, 60 पे मिल जाए। ठीक है, लेकिन बेचारा ये 60 पे मिल ना पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे जाकर मिलेगा, और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये 1 मतलब मिरर से 61। ठीक है, लैंग्वेज में बस एक लाइन लिखेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर द रेज will appear to meet at a distance of 60 centimeter from the concave mirror। ठीक है,
but due to refraction through glass slab, a normal shift of 1 centimeter occurs. Hence, final image forms at a distance of 61 centimeter from the mirror. बस इतना ही लिखना है, ठीक है। 2 बार रिफ्लेक्शन कराना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और। ठीक है, यहां पर एक ग्लास स्लैब है, बहुत ऊंचा है जी। ठीक है, इस बार फिर से मैंने दिया थिकनेस 3 सेंटीमीटर और म्यू इक्वल टू 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5। आपको तो पता ही है नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इस बार क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे, ग्लास स्लैब यहाँ पे रखा है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फोकल लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर। बताना है कि यहाँ पर जो पर्सन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो पर्सन होगा उसको इसका रियल इमेज, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, ये बताना है आपको। ठीक है, लिखिए इन द फिगर शोन, in the figure shown find the position of real image seen by the observer. In the figure shown find the position of real image seen by the observer. बताना है, ट्राई कीजिए। वीडियो रोकिए, एक बार खुद से बनाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। सीखने का तरीका यही होता है, ठीक है। ऐसे हम बता रहे हैं, अभी देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। रे डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये बताइए कि ये मिरर कितना डिस्टेंस पे इमेज बनाना चाहेगा। ठीक है, लिखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर u इक्वल टू कितना है जी, -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर। हमें भी पता करना है यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। मीन्स 1/v पता करना है, u कितना है -15 और फोकल लेंथ कितना है -10, v कितना हो जाएगा 1/15 - 1/10 सॉल्व होके आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि रे डायग्राम आप बनाइएगा तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से एक रे निकला, टकराने के बाद ये चाहेगा कि 30 सेंटीमीटर पे मिले, लेकिन मिलने से पहले ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा है ग्लास स्लैब से, तो नॉर्मल शिफ्ट होगा ना जी। जब रिफ्रैक्शन हो जा रहा है ग्लास स्लैब से तो नॉर्मल शिफ्ट होगा, और वो शिफ्टिंग कितना होगा, वो शिफ्टिंग होगी नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब। लिखेंगे नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब। डेल्टा x इक्वल टू लिखेंगे म्यू -1/μ इंटू टी, यानी 1.5 - 1/1.5 इंटू में 3, यानी कि 1 सेंटीमीटर। हैंस पोजिशन ऑफ, अब बता दीजिए खुद ही, पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द
मिरर, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है इस ग्लास स्लैब के लिए, इसीलिए शिफ्टिंग भी किधर होगी, इधर ही होगी। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 30 + 1 31 सेंटीमीटर। 31 पे दिखा, देखिए यहाँ पर एक ही बार हो रहा है रे का रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब से एक ही बार पास हो रहा है, ठीक ना। तो एक ही बार शिफ्टिंग लिए हैं, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं हम, तो एक बार जाते हुए शिफ्टिंग, एक बार आते हुए शिफ्टिंग, 2 बार लेना पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एरो दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्लास स्लैब से रिलेटेड तीसरा प्रॉब्लम होगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये ग्लास स्लैब है। इस बार मैंने 6 सेंटीमीटर दे दिया थिकनेस जी, बार बार 3 देते देते थक गए हैं। म्यू इक्वल टू लेकिन 1.5 ही है, 1.5 ले लें ना, 1.5 हमको लेने का इस बार इच्छा नहीं हो रहा है। इस बार ना हम 2 ले लेते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है 2 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो फाइनल इमेज बन रहा है वो यहीं पर बन जा रहा है, यानी कोइंसाइड हो जा रहा है। इस पूरे सिस्टम के द्वारा जो फाइनल इमेज है वो यहीं पर ऑब्जेक्ट के साथ ही कोइंसाइड हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या है इस कॉनकेव मिरर का। ठीक है, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो बताना है कि फोकल लेंथ क्या है कॉनकेव मिरर का। लिखिए, इन द फिगर शोन if the final image coincides with the object, if the final image coincides with the object then find the focal length of the concave mirror। ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है जी, 21 नहीं है 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है मिरर से, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो 22 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि फोकल लेंथ क्या है। ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, एकदम रे डायग्राम पता होना चाहिए। आप कॉनकेव मिरर के केस में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करता है जी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो कोइंसाइड करने का एक ही कंडीशन होता है, जब ये कहाँ पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तभी ना जी, यानी कि मिरर को जरूर लगना चाहिए कि यहाँ से जो रे चल रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तभी तो कोइंसाइड कर पाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, लिखेंगे नॉर्मल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब। ये सबसे पहले आप निकाल दीजिए। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1/म्यू इंटू टी। म्यू कितना है 2 - 1/2 इंटू टी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इमेज बनेगा इस ग्लास स्लैब के द्वारा, यानी कि यहाँ से जो रे चला ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से आ रहा है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 19 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है। मिरर को तो यही लगेगा। अब आपको बताते हैं की पॉइंट, कोई भी
इमेज ऑब्जेक्ट के साथ तभी कोइंसाइड करता है जब रे जो है रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस हो जाता है। कोई भी इमेज, फाइनल इमेज तभी कोइंसाइड करता है ऑब्जेक्ट के साथ जब रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस हो जाता है। तो ये रीट्रेस हुआ है तभी तो यहाँ पर कोइंसाइड किया है। कोइंसाइड करने का मतलब दिया ही हुआ है कि रीट्रेस हो गया ये रे, और रीट्रेस तभी होता है जब इस कॉनकेव मिरर को लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, यहाँ से रीट्रेस होते हुए अगेन, ठीक है, यहीं पे वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 19 सेंटीमीटर, हैंस फोकल लेंथ हो जाएगा r/2 19/2 सेंटीमीटर, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका फोकल लेंथ। ठीक है, लैंग्वेज था इसमें, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन ना था। लैंग्वेज बनाना पड़ता है आपको खुद से, रे डायग्राम पता होना चाहिए, लैंग्वेज पता होना चाहिए। ठीक है, की पॉइंट इसमें एक ही था कि फाइनल इमेज कोइंसाइड तभी करता है ऑब्जेक्ट से जब रे रिट्रेस होता है, और रिट्रेस होने का कंडीशन है कॉनकेव मिरर में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आता हुआ मालूम पड़े, यानी कि इसके द्वारा शिफ्ट होने का जो पोजीशन हुआ जरूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, यही था मेन बात। फोकल लेंथ में हम साइन नहीं दिए हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव आप लिख सकते हैं। ये नेगेटिव साइन आर का वैल्यू देने में पुट करेंगे, आर में नहीं पुट करेंगे। ठीक है, आर का जब वैल्यू लिखेंगे तो वो नेगेटिव लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है। इन द फिगर शोन, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है जी, इस प्लेन मिरर में पोजीशन क्या दिखेगा उस ऑब्जर्वर को, ये आपको बताना है। प्लेन मिरर से जस्ट पहले यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, म्यू यहाँ पर दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया है। तो नो डाउट आपको तो रटा गया होगा कि डेल्टा एक्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लगाइएगा कैसे, सिर्फ नॉर्मल शिफ्ट पता हो जाने से आंसर तो पता नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताइए कैसे होगा, बन सकता है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, आपको कह रहे हैं खुद से ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और नहीं तो अभी सॉल्यूशन देख लीजिए मेरा, इसको कैसे बनाया जाए। देखिए यहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन होना है जी, एक बार इंसिडेंट रे के लिए, एक बार रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो पहले रे डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ से एक रे ले जाइए, आपको पता है ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे जाएगा, यानी कि प्लेन मिरर को ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, इसका मतलब ये 99 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर की तो ये प्रॉपर्टी है जी कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना प्लेन मिरर के लिए, 99, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 99 होगा। ठीक है, इसका हाइट बहुत ऊपर तक है, देख लो, इसका हाइट जो है बहुत ऊपर तक है। डेल्टा एक्स यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गया। चलिए, तो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 99 पे, तो इमेज डिस्टेंस ही बनेगा 99 पे, और इसीलिए हम इमेज बना दे रहे हैं 99 पे। इससे 99 पे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है,
अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फिर से शिफ्ट होगा ना 1 सेंटीमीटर जी, फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर से रे डायग्राम बनाइए, पहले नॉर्मल की तरफ जाएगा, फिर नॉर्मल से अवे जाएगा। और शिफ्ट का डायरेक्शन आपको पता है किधर होता है? शिफ्ट का डायरेक्शन होता है अलोंग द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो इस ग्लास स्लैब के लिए इंसिडेंट रे तो यही है, तो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर था 99, तो फाइनली जो इमेज बनेगा वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये I1 हुआ, ये I2 हुआ, ये I हुआ, ये अगेन 1 सेंटीमीटर होगा और इस प्लेन मिरर से 98 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है कि जो फाइनल इमेज बनेगा वो प्लेन मिरर से 98 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा मिरर के पीछे। और रे डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है, यही हमारा आंसर है। समझ लीजिए अच्छे से, रे डायग्राम में ही सारा आंसर छिपा है। फाइनल आंसर इज 98 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। Final image will form at a distance of 98 centimeter behind the plane mirror. This is the answer. अभी जो क्वेश्चन हम दिए हैं उसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है, वो भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो हम खुद ही हैं, हमारी आंखें हैं, जो भी है, इसके लिए इस मिरर का पोजीशन क्या 100 सेंटीमीटर ही रहेगा? ये बताइए। मिरर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर मान लीजिए हम ही हैं, इसके लिए मिरर तो एक ऑब्जेक्ट है, क्या इस मिरर का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में 100 सेंटीमीटर है? नहीं है, क्योंकि ग्लास स्लैब के थ्रू देखा जा रहा है मिरर को, तो नो डाउट मिरर थोड़ा ग्लास स्लैब की ओर शिफ्टेड नजर आएगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस है? तो 1 सेंटीमीटर से शिफ्टेड नजर आएगा, है कि नहीं? ये जब पॉइंट ऑब्जेक्ट इस मिरर को देखेगा तो ये मिरर ग्लास स्लैब के थ्रू दिखाई दे रहा है, तो इधर की ओर शिफ्टेड नजर आएगा, क्योंकि ये यहाँ से एक ऑब्जर्वर है, सॉरी ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रे चलेगा इसका डायरेक्शन इधर ही कहीं पर होगा, इंसिडेंट रे इधर हो गया तो ये इधर ही ना शिफ्ट होगा जी। ऐसे ही बताए थे कि ग्लास स्लैब की ओर शिफ्ट होता है, तो ये जो है ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये जो मिरर है ये 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और जब आप इधर इसको शिफ्ट कर दीजिएगा तो ग्लास का इफेक्ट हो गया काउंट, ग्लास का जो इफेक्ट काउंट करना था 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करने के बाद ग्लास का इफेक्ट काउंट हो गया। इसको आप मिटा दीजिए, ग्लास को जब काउंट हो गया इसका इफेक्ट, तो जब इसका इफेक्ट काउंट हो गया है, ठीक है, ये हमारा अब न्यू पोजीशन है मिरर का, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया जी ऑब्जेक्ट का? यहाँ से डिस्टेंस हो गया 99 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यहाँ से इस नए पोजीशन पे, नए मिरर के पोजीशन के अकॉर्डिंग 99 पे इमेज भी बनेगा। यहाँ से 99, तो यहाँ से कितना? नो डाउट 98 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। उससे आसान तरीका था, मिरर को ही शिफ्ट कर दो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 99 हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट 99, तो यहाँ से इमेज 99, यहाँ से इमेज 99 हुआ है। जब यहाँ से 99 तो ओरिजिनल मिरर से कितना? 98, क्योंकि अब आपको पोजीशन बताना है ओरिजिनल मिरर से, तो 98 ही होगा। हो गया आंसर, सिंपल था। बस आज के क्लास में इतना ही। अब क्या है कि आपको डीपीए से आपको दिया जा चुका है, ठीक है। डीपीए से 1 और डीपीए से 2 में अभी तक हम जितना पढ़ा दिए हैं, रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन, आप रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन खोज कर बनाइए, ठीक है। अगले क्लास में हम बताएंगे आपको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उतना बता देंगे तो प्लेन सरफेस लगभग 90% खत्म हो जाएगा। तो प्लेन सरफेस से आप टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। थैंक यू।